देश की आजादी के बाद के इतिहास में कोरोना ने सबसे बड़ी महामारी के रूप में दस्तक दी है। जनवरी 2020 में इस महामारी ने दुनिया के साथ भारत में भी प्रवेश किया। कोरोना की एंट्री के साथ राजनीति और सरकारें हिलती दिख रही है। देश पहली बार 68 दिन तक पूरी तरह बंद रहा, तो वहीं कई दिनों तक अनलॉक सिस्टम पर चला। लेकिन समय निकलने के साथ लोग लापरवाह हुए और राजनीति ने अपनी चाल को फिर से पहले की तरह गति दी। लेकिन किसको पता था कि ये चुनाव देश के लिए इतने गंभीर परिणाम देने वाले होंगे। संक्रमण के बीच बिहार में पहले विधानसभा चुनाव हुए। हालांकि तब संक्रमण शांत मुद्रा में था, तो साइड इफेक्ट इतना तत्काल नहीं हुआ। लेकिन 5 राज्यों के चुनावों के बीच कोरोना ने विकराल रूप धरा और अपना कोहराम बीच चुनावों में ही दिखा दिया। यही वजह रही है कि 5 चरण के चुनाव प्रचार के दौरान ही चुनाव आयोग ने रैलियों, रोड शो और भीड़ वाली जनसभा पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग को अदालत ने फटकार लगाई, लेकिन दूसरी तरफ जनता के बीच भी राजनीतिक दलों की जमकर किरकिरी हुई। पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण के चुनाव होने के साथ ही 5 राज्यों में चुनावी शोर थम जाएगा। लेकिन 2 मई के साथ होने वाली सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती कोरोना का बड़ा संकट होगा, जिससे सबसे पहले सरकारों को निपटना होगा। लेकिन जनता के बीच चर्चाओं का ये विषय जरूर है कि कोरोना महामारी में चुनाव करवाना जनता पर भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र का पर्व महामारी के बीच मनाया गया, उसका एक पड़ाव खत्म हो गया है। दूसरा भी कह सकते हैं, एक नामांकन तक चलता है, टिकटों का बंटवारा चलता है, फिर होता है मतदान, वो लंबा पूरा हो गया है। और कोविड के दरमियान हुआ, जैसे कोविड लंबा एक सफर तय कर रहा है, वैसे हमारे मतदान का सफर भी बहुत लंबा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सफर के दरमियान बहुत सारी चीजें देश ने भी देखी, नेताओं के भी समझ में आई तो होगी, क्योंकि वो भी इंसान है, ये तो मैं सब फक्र के साथ कह ही सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संवेदनाएं जो थी वो क्षीण होती नजर आई। पूरे चुनाव के दरमियान हमें किसी भी तरफ से ये साहस करने की कोशिश नहीं की गई कि हम हालात से समझौता करें। यानी कि बेशक कोई पार्टी ये दावा करती हो कि हम सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पता सा बहुत मीठा है, ये उंगली से भी बाहर नहीं निकाल सकते, और वही सब कुछ दिखाई दिया। बेशक ये दम कोई भी भरता हो, लेकिन हालात एक जैसे ही है, अंतर बहुत कुछ नहीं है। चेहरे बदलते हैं, कुर्सियां भी शायद हो सकता है वर्षों से वही चली आ रही हूं, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। तो चलिए, खैर, हमारे विशेषज्ञ टीम हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। पूरे इलेक्शन को किस नजरिए से देखा इन्होंने, और मतदान का जो प्रतिशत रहा, जो चीजें रही, उसको किस तरह से देखा जाता है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई बंगाल पे, और बंगाल में भी नंदीग्राम पे क्या होगा वहां। तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब, जो लगातार इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और
अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये पूरा एक इलेक्शन जो रहा, डर और भय के साए में, वो चाहे एक आपदा का हो या फिर जिस तरह का माहौल देखा गया आपस में, आज भी जब देख रहा था आखिरी चरण का जब मतदान हो रहा तो 3 जगह बम फेंक दिए गए। ये लोकतंत्र का पर्व है कि ऐसे तो दीपावली पे पटाखे भी कोई स्मूथली बम भी पड़ोसी के नहीं फेंकता है, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र में जिनको कहा जाता है कि माननीय बनने जा रहे हैं, उनकी ये हरकतें होंगी, तो कैसे देखा जाएगा इसे? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो हम ये कहें कि सन 52 के से लेकर आज तक ये जो इलेक्शन हुआ है, ये अपने आप में बड़ा गौर करने का काबिल है। और इस इलेक्शन में लगभग उन सब चीज़ों को, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, शासन की जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र का ये इंस्टीट्यूशन जो हमारे चुनाव करवाता है, इसकी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। उन लोगों पर जिनका लंबा अनुभव है राजनीति में, जिनको राजनीति का अपने आप में गौरव समझा जाता है अपने अपने दलों में, उन लोगों के भी जो सारे काम रहे वो अपने आप में बड़ा चिंताजनक रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के आप ठीक कहते हैं कि ऐसा बताशा है जिसको मुंह से निकाला नहीं जाता, उसके लिए सब कुछ किया जाता है। सबको मालूम था कि कोरोना का फर्स्ट फेज कैसे गया है, सबको मालूम था कि कोरोना का सेकंड फेज आ सकता है, कैसे उससे मुकाबला करना है। हमारे निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख थे, उन्होंने जिस तरीके से ये 8 जो बांटे हैं, ये समझ में आने वाली ही बात नहीं है। सिर्फ ये कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से डिवीजन हुए, तो सन 52 से लेके अब तक कितनी बार देखा है। हाँ हुआ है, 5-6-7 बार ऐसा हुआ है कि एक 7 चरणों में भी हुआ है बंगाल में, लेकिन इस तरीके से इन माहौल में इस होना और उसके बाद में जो बंदिशें लगनी चाहिए उन पर बंदिशें ना लगना, और उस बंदिशों को तोड़ने वाले सबसे ज़्यादा वही लोग जो इस देश में बहुत बड़े जिम्मेवार हैं, जिनके पास में गृह विभाग के संचालन भी है, जिनके पास में देश का संचालन भी है, जिन पे कोरोना का नियंत्रण करने की जिम्मेवारी भी है, उन सब ने जो कुछ किया, आज एक पूरी दुनिया के अखबारों में भारत को लेकर के जिस तरह की आलोचनाएं छपी हैं और जिस तरीके से शासन को लांछित किया गया है, मेरा ऐसा ख्याल है कि शासक दल को कम से कम इन बातों को बड़ी गहराई से सोच करके और उस पर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन ये भी तय है, इसके बावजूद भी लोकतंत्र के प्रति, चुनाव के प्रति, मतदान के प्रति जो रुझान होना चाहिए वो वैसा ही बना जैसा कि सामान्य स्थिति में होता है। इसके नुकसान हुए, वोटिंग परसेंटेज है, तो ये तो पब्लिक का उत्साह साफ दिखाई देता है। जी हाँ बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बता रहा है, साथ साथ में जिम्मेवारी बता रहा है। लेकिन जिम्मेवारी में जो बंदिशें सरकार लगा सकती थी, डिस्टेंसिंग वाली, उसके साथ में सैनिटाइजेशन वाली, और उसके साथ में भीड़ इकट्ठा न करने वाली, लेकिन सबको लालच लगा, सब अपने अपने रैलियों के माध्यम से अपना अपना दबदबा दिखाने में जिस तरीके से जुटे हैं वो बड़ा आश्चर्यजनक है। और उसी के परिणाम है कि बिल्कुल, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। सर, आपके पास आना चाह रहा हूँ मैं। जो कुछ स्थितियां देखी, 5 राज्य रहे, केंद्र शासित प्रदेश भी है, चलिए राज्य की भूमिका में वहां भी असेंबली है। पूरा अगर इलेक्शन को देखें हम, ये इलेक्शन कमीशन का एजेंडा है कि वो कितने चरण में कहाँ चुनाव कराना चाहता है, क्योंकि उसे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना है, निष्पक्ष इलेक्शन हो सके, वो उनकी एक जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है। लेकिन कोरोना जिस तरह से बढ़ता चला गया, अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बंगाल में जब स्थितियां बनेंगी तो वो और भी विस्फोटक होंगी, रैलियों पे रैलियां करते रहे लोग। देखते थे कि ये कौन सा वैक्सीन लगवाया हुआ हमारे नेताओं ने जो रैलियां कर रहे हो और उन्हें फिक्र नहीं है। सबसे रोचक बात तो ये देखिए, जिस मास्क को हम इस वक्त एक रामबाण के रूप में देख रहे हैं, उन नेताओं के यहाँ से जब बोलते थे तो मास्क गायब था। तो कोरोना में दखेला गया, रिपोर्ट्स क्या आएंगी ये तो देखने वाली बात होगी। और भगवान करे, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसा वहां पे प्रकट हुआ हो कोई अवतार जो पूरे कोरोना को खत्म कर दिया हो बंगाल में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि टीएमसी के 2 कैंडिडेट मर गए और स्थितियां हैं कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कोविड पेशेंट हो सकता है वहां। इस तरह के सस्पेक्टेड जो है हालात वो बताए जा रहे हैं। खैर, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके पूरा जो इलेक्शन कैंपेन रहा, पूरा मतदान का रहा? देखिए योगेंद्र जी, जो चुनाव हुआ, आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पे चुनाव हुआ, तमिलनाडु में 234 रही, आसाम में 126 रही और केरल में 140 और पांडिचेरी में 30 विधानसभा क्षेत्र थे। चुनाव हुआ, लेकिन आप देखिएगा बंगाल का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार भाजपा किसी भी तरह से बंगाल में अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो कुछ भी करना था उन्होंने किया।
और उसमें शामिल है कि चुनाव आयोग ने भी उनको सहयोग किया। जिस प्रकार से कोरोना में पाबंदियां लगनी चाहिए थी, नहीं लगी बंगाल में। राजस्थान का नाता बंगाल से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के बहुत सारे व्यवसायी वहां पर अच्छी श्याम जी, लेकिन वो रख श्याम जी, अगर बंदिशों में थोड़ी भी कमी या लचरता रही तो उसका बेनिफिट तो सभी दलों को मिला, तो अकेले हम केवल एक केंद्र पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? नहीं, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसकी बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी अहम बनती थी वो नहीं बन पाई। आप देखिए टीएन शेषन का जमाना देखिएगा और सुनील अरोड़ा का जमाना जिक्र देखिएगा। किया उसका तो पूर्व पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा भी कि अगर टीएन सेशन जैसे 25% भी अगर आप सख्ती कर लेते तो ये हालात नहीं बनते। ये तो जिक्र भी किया, आप जो फरमा रहे हैं वही सब कुछ हुआ। देखिए योगेंद्र जी, आप देखिएगा अगर आप आसाम के चुनाव और बंगाल का चुनाव देखें, बंगाल का चुनाव 8 चरणों में हुआ, आसाम का चुनाव 3 चरण में हुआ। अब आप देखिएगा अगर आप बंगाल का चुनाव की बात करें, आप चौथा चरण तक तो हम पानी की समस्या की बात कर रहे थे, रोजगार की समस्या की बात कर रहे थे सारी, और 5वां चरण आते आते और 6वां और 7वां 8वां चरण होने लगा तो ये कोरोना युद्ध के अंदर चुनाव हो गया कि हम कोरोना को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी 7वें चरण में आकर के तो पूरा खोल दिया कि मैं ही कर सकता हूँ, संकट मोचक मैं ही बन सकता हूँ देश का। और ममता बनर्जी ने कह दिया हम अपने युवाओं को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। फिर प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को भी कहना पड़ा कि हम भी फ्री वैक्सीन देंगे। तो एक देखिएगा कि जिस प्रकार से कोरोना भी फैला, वहां पर टेस्टिंग बहुत कम हुई है। आप देखिएगा उसके बाद जब चुनाव हो जाएगा और टेस्टिंग होगी तो आसाम और बंगाल वही बहवा स्थिति हो जाएगी जो कि राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की हो रही है। तो आने वाला समय मैं तो कहता हूँ नहीं हो, लेकिन इस कोरोना ने बहुत सारी चीजें इस देश को सिखाई है। अगर नहीं सीखा है तो सबक ले रहे हैं। आज रोजाना आप सुनते हैं कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया, कभी कोई हो गया, हम ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो एक संकट का समय है और निश्चित रूप से चुनाव पूरा संपूर्ण हो गया है। जितनी घटनाएं पहले बंगाल में होती थी इस बार नहीं देखने को मिली। कुछ घटनाएं हुई छुटपुट, निश्चित रूप से कहा जाता है, लेकिन देखिएगा राजस्थान का, फिर मैं कह रहा हूं कि बंगाल के चुनाव से राज्यपाल राजस्थान से आपकी देखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से गए, आपके कैलाश चौधरी राजस्थान से गए, बहुत सारे लोग यहाँ। देखिए अब इम्पैक्ट क्या आता है। श्याम जी वापस लौटूंगा, अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त। अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा। एक लंबा एक सफर तय किया है चुनाव ने, और वहां का मतदाता जो जुड़ा हुआ था, या फिर कहें कि वहां के पॉलिटिशियन लोकल, कुछ कई लोगों से बात हुई, ऐसे ऐसे लोग यहाँ से गए हुए थे जिन्हें आखिरी मतदान के लिए रोका गया, और वो लोग वहां से निकल कर के आए 25 या 26 तारीख को। उनका कहना था कि इतना पका दिया इस इलेक्शन ने, इतना लंबा, जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए था। ये तो मैं उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ जो दूसरे राज्यों से गए हैं। वहां की पब्लिक का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए जान की परवाह राजस्थानी को भी उसी तरह से और एक बंगाली को भी उसी तरह से है, या यूएस में जो बैठा है कोरोना को जो झेल रहा है उसकी भी वैसी स्थिति है। तो इस दरमियान कोरोना के बीच इलेक्शन, आई थिंक हम चारों जो 5 लोग बैठे हुए हैं, पहला एक्सपीरियंस होगा कि ऐसी महामारी के बीच चुनाव हुआ हो। ये भी एक अलग तरह का एक सफर भी रहा और एक, ये कहूं कि एक एक्सपीरियंस भी रहा। तो क्या कुछ देखा आपने इस पूरे इसमें? सर ये तो जब डिक्लेयर हुए थे तो सबसे पहले सभी लोग संशय में आ गए थे कि ऐसी जब पेंडेमिक अपना टाइम है, पीक पर है, तो ये इलेक्शंस करवाने की क्या जरूरत है। एक कॉमन मैन, एक आम आदमी भी समझ रहा था इस चीज को, और सबके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसके बाद में एक ये भी प्रपोजल आया गया कि सारे इलेक्शंस को एक फेज में अगर हम कर सके तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क यही है कि ये सारी चीजें देखते हुए भी क्यों उस प्रपोजल को हाँ नहीं कहा गया। कि अगर एक ही दिन अगर सारे ये पूरा इलेक्शन राउंड एक ही बार में वाइंड अप हो जाता तो मुझे नहीं लगता इतनी सारी रैलीज करने की जरूरत होती, इतनी भीड़ भाड़, इतने अलग अलग स्टेट से वहां पर लोग जाते, तो कुछ जो अव्यवस्था थी वो कुछ हद तक कंट्रोल में रहती। और ये तो सबने देखा है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है तो यानी वो प्रासंगिक भी है और बिल्कुल वैलिड भी है कि क्यों ना उठाया जाए। इतने सारे लोगों की जान रिस्क पर आ चुकी है। और अगर हम बंगाल की बात करते हैं, मुझे लगता है ये जो अभी श्याम जी ने गिनती करवाई है जो और 4 दूसरी स्टेट्स है उसमें भी वही स्थितियां हैं। और अगर हम बात करें तो राजस्थान में अगर हम देखें जो बाईपोल्स हुए हैं, उदयपुर में आज चिंताजनक स्थिति है। राजसमंद में जब इलेक्शंस बाईपोल्स हुए उसके बाद जो वहां पर आंकड़ों में उछाल आया है वो अपने आप में
वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसको भी आज उदयपुर का डेथ रेट और जोधपुर का डेथ रेट अगर हम देखें तो वो जयपुर से कम जाता है। अर्चना जी एक बात और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हम किसी घटना से कोई सबक नहीं लेते हैं। जो वहां पे लोग हैं उनको ये समझना चाहिए था कि इलेक्शन का कारण कोरोना ही है, जो बाई इलेक्शन का कारण भी कोरोना है कि जिन 3 सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, चौथी पे नहीं हो पाया, उसका कारण कोरोना ही है। कोरोना की वजह से वो लोग दिवंगत हुए हैं, उसकी वजह से हमारा जो एक संवैधानिक सिस्टम है उसके कारण चुनाव कराने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी आप जो रैलियां, जो हिसाब किताब आप देखा सब। बिल्कुल, वो तो कहते हैं ना, शायद हम लोगों की जो मेमोरी है वो थोड़ी वीक है, हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं और फिर हम लोग उसी अपने व्यवहार को हम लोग फिर से बैक टू पवेलियन ले जाते हैं, और जो कि हमारे लिए शायद काफी रिस्की रहता है। तो इस तरह से, लेकिन इस मामले में जहां तक है, बहुत बार अभी जो देख रहे हैं हाई कोर्ट भी काफी संज्ञान ले रहा है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही हालांकि काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो ये है कहना कि किस तरह से ये चीज ध्यान में रखी जाए कि आगे ये गलती रिपीट ना हो। अगर 2 मई को जिस तरह से अभी काउंटिंग डेट्स आ रही हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भरोसा नहीं होता है कि ये किस तरह से जोश में होश खो देते, तो वो फिर से हालांकि रोक लगाई है रैलीज पे, सेलिब्रेशन पे रोक लगाई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड है कि जो कोर्ट के डायरेक्शंस है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, आई थिंक अर्चना जी आप सही कह रहे हैं, मैं भी कई बार सोचता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो गाइडलाइन तय की गई है या फिर बहुत हिम्मत की है इलेक्शन कमीशन ने लास्ट के टाइम पे, मैं दाद दूंगा कि उनकी हिम्मत को, इतनी हिम्मत तो कर ली कि 2 तारीख को कोई जश्न ना मनाए, जुलूस ना निकाले। इतना भी उनका ऑर्डर देना, मुझे लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्हें तो मिलना चाहिए कुछ पुरस्कार जैसी कोई चीज। कितना बड़ा साहस कैसे कर लिया उन्होंने कि 2 तारीख को कोई जश्न या जुलूस ना निकले, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, वहाँ बस इम्प्लीमेंट हो जाए बस अच्छे से। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी हिम्मत तो की उन्होंने कि पूरा देश कह रहा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लीजिए। ममता बनर्जी ने खुद ने कहा कि एक ही चरण में करवा दीजिए, बचे हुए जो हैं वो। यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, हालात के साथ में जिस तरह की चीजें हुई हैं, बीच में आपने कई बार समय भी दिया हमें इलेक्शन को देखते हुए, पूरे देश का फोकस रहा केवल बंगाल पे, और बंगाल ही सब। हालांकि देखिए हर राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है वहां का चुनाव, क्योंकि 5 साल किन हाथों में जाएगी सत्ता, प्रजा का कौन वहां पे हुक्मरान बनेगा, ये सारी नजर होती है। लेकिन बंगाल पे सबकी निगाहें टिकी हुई रही। ये एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पूरा एक सफर जो रहा ये इलेक्शन का कोविड के बीच में, तो कैसा लगा आपको ये सारा कुछ लगा आपको कि हाँ यहाँ पे इंसानियत से चुनाव लड़े गए, या फिर कहें कि गाइडलाइन का पालन किया गया, या दूसरों की फिक्र की गई हो? देवेंद्र जी, इसमें बहुत सीधा सा है। चुनाव जो कराए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराए, इलेक्शन कमीशन के थ्रू सारे चुनाव हुए, पर एक ये डेलिब्रेट थ्रस्टेड इलेक्शन थे जो कि जनवरी से ही प्रोसेस शुरू हो गया था बंगाल में खास तौर से। तो वहाँ गवर्नर चेंज किया गया, मध्य प्रदेश से जो एमपी थे बीजेपी के वो लोग गए, दूसरे राज्यों से गए, और जनवरी से ही ये इलेक्शन वाज ए थ्रस्ट ऑन पब्लिक एंड आल्सो ऑन द गवर्नमेंट व्हिच वाज रनिंग द स्टेट। तो वो एक थ्रस्टेड इलेक्शन प्रोसेस था, वरना ये 8 फेजेस में चुनाव करने की ऐसी क्या जरूरत थी। जैसा और साथियों ने हमारे कहा कि ये बहुत कम फेजेस में हो सकते थे, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई आसाम नहीं था, कोई दूसरा नहीं था, या छत्तीसगढ़ नहीं था कि जहाँ फेजेस में इलेक्शन होते थे। ये थ्रस्टेड इलेक्शन था जो कि जिसमें कि एक पार्टी अपना रुतबा जमाना चाहती है और वो सत्ता में आना चाहती है। अब वहाँ जो है बंगाल में जो टोटल सीट्स हैं, मैं देख रहा था अभी, और आप लोग सबको मालूम है कि 294 हैं। 294 में से जो टीएमसी की है वो 199 है, और अपोजिशन 46 है, बीजेपी 34 है। सरकार बनाने का इतना बड़ा चैलेंज सत्ताधारी दल ने जो दिल्ली में है उसने उठाया, बीजेपी ने उठाया, और चुनाव थ्रस्ट किए, और जरा सा भी उन्होंने लैकुना नहीं छोड़ा चुनाव कराने में, कोई गैप नहीं छोड़ा। जैसे ही टर्म पूरा हुआ इलेक्शन अनाउंस हो गए, और 8 फेजेस में भी, आप बार बार सब हम लोग कह रहे हैं 8 फेज, जितने ही फेज बढ़ाते हैं उसमें ये होता है। एक बहुत बड़ा लैकुना है यहाँ, इलेक्शन कमीशन आए थे तब भी बात हुई थी कि 8 फेजेस में हो रहा है, 10 असेंबलीज में आज हो रहा है, वहां पर चुनाव प्रचार रुक गया, और उसके साथ जहाँ अगले फेज में चुनाव होने वहां की भाषणबाजी चल रही है और वो लोग सब सुन रहे हैं। तो कहाँ वो इलेक्शन प्रोसेस बाधित हो रहा है? वोटिंग के दिन जिस दिन वोटिंग के दिन उस दिन भाषण चाटन हो रहे हैं। तो अब आप बताइए ये किस तरह का इलेक्शन प्रोसेस है?
इस पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने इस पे लगाया है तो भाई जो ये कोरोना पे जो असर पड़ा है, मरीजों पे जो असर पड़ा है, वो इलेक्शन कमीशन की वजह से पड़ा है एज पर दी हाई कोर्ट ऑर्डर। तो इसके लिए जिम्मेदार है। अब आप देखिए जो मैं देख रहा था अभी 27 मार्च से पहले जो के बाद जो इलेक्शन प्रोसेस में 40% कोरोना केसेस बढ़े हैं। अब कोलकाता में एवरी 2 पर्सन्स आर इन्फेक्टेड तो है, और जो 50% रेट जारी है, रिजल्ट आने दीजिए। अभी इसका क्या, यूपी में देखिएगा आज पंचायत चुनाव खत्म हो रहे हैं, वहाँ कोरोना का जो विस्फोट होना है, वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं लॉकडाउन लगाओ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यूपी गवर्नमेंट ने जो है वहाँ हटा दिया और चुनाव हो रहे हैं, वहाँ देखिएगा किस तरह का विस्फोट हो रहा है। नोएडा का भी आपने देखा है किस तरह से हॉस्पिटल खाली कराए गए। कुल मिला के बंगाल में किसी तरह से सत्ता में आने की जो पूरी चेष्टा है कि 34 से वो किस तरह से 170 ले आएंगे सरकार बना करके, ये आश्चर्य की बात है। और वही एमएलए हैं जो पहले टीएमसी में थे या दूसरी दलों में थे। कांग्रेस का, लेफ्ट पार्टीज का क्या रोल रहेगा, ये सब रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। और ये एक तरह से पूर्व नियोजित ही चुनाव प्रोसेस था। जी, ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, एक बड़ी रोचक बात बंगाल में देखने को मिल रही है कि ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो बड़े जाने पहचाने चेहरे रहे, बस मतदाता थोड़ा कंफ्यूज होगा कि पहले पत्तियां दिखाई दे रही थी, अभी और फूल दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट जो है ये थोड़ा सा क्योंकि वहां मैंने पूछा कुछ लोगों से बंगाल से, जो लोग हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे थे, श्याम जी भी जुड़े, यस गोयल साहब भी जुड़े, आप भी जुड़े उस वक्त, उनका यही कहना था कि जो माइग्रेंट लेबर नहीं लीडर, सॉरी, वो जो लीडर हैं वो पाला बदल करके गए और पब्लिक बड़ी कंफ्यूज है कि किसमें है। अब इधर आ गए। खुद का अपना बीजेपी का कोई फेस नहीं था बहुत ज्यादा ऐसा कि जिसको ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल ये भी तो है वहां पे। देखिए योगेश जी, बड़ा इसको अगर रूथलेसली एग्जामिन करें तो एक बात सामने आती है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो लोग संचालन कर रहे हैं उनकी इलेक्शन लड़ने की अपनी स्ट्रेटेजी है। और ये जो बंगाल का जो ऑपरेशन था या इलेक्शन था, ये अपने आप में बड़ा जटिल था। यहाँ बहुत लंबे अरसे से लोग अपने व्यवसायों के साथ में, अपने वर्गीय हितों के साथ में जुड़े हुए थे। तृणमूल कांग्रेस के साथ में जो लोग गए थे उन्हीं में इधर या उधर जाने की संभावनाएं थी और ये सारा सर्च आउट किया। गोयल साहब ने ठीक कहा है, जो चीज़ें बदली हैं, गवर्नर साहब गए, दूसरे साहब गए, तीसरे साहब गए हैं, उनके जाने के बाद में जिस तरीके से चीज़ों को एग्जामिन किया गया है, एग्जामिन करने के बाद में जिस तरीके से लोगों को अपने साथ में शामिल किया गया है, ये अपने आप में भारतीय राजनीति का एक ऐसा दृश्य है जो अपने आप में बड़ा तकलीफदेह है। क्योंकि भारतीय राजनीति से ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से पितृ पुरुष गायब हो रहे हैं। जो आइडियल मॉडल हुआ करते थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटल जी हुआ करते थे, राजस्थान के संदर्भ में भगत सिंह शेखावत हुआ करते थे, जैसे कांग्रेस के अंदर सारे गायब हो रहे हैं। वो दौर खत्म हो गया, दौर खत्म हो गया, समय के साथ नए लोग हैं जो नए आए हैं वो तो अपने आप में पेपर से ईवीएम तक चले गए, बैलेट पेपर से ईवीएम तक चले गए, सभाओं से हम ईवीएम तक चले गए। अब जो एक पॉलिटिकल मोरालिटी का जो सवाल था, जो पार्टी बहुत ज्यादा बात करती थी मोरालिटी की, उसने जो मोरालिटी का मर्डर किया है, एग्जामिन होगा ये तो लोग बोलेंगे कि कैसे कैसे किया, किस तरीके से हुआ। जिस तरीके से बंगाल के लोगों को बांटा है, जातियों से, छोटी जातियों से, समूहों से, बिहार से, इधर उधर से जहाँ के लोग आए उनके साथ में उनको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे वोट, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो ये सब सामान्य स्थितियों में किया होता तो लगता है कि साहब क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। लेकिन जब एक तरफ कोरोना चल रहा है और दूसरी आप इस तरह का इस तरीके का आप काम कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा शर्मनाक लगता है। वरना तो देखिए यही बात बड़ी प्रभावी लगी थी हमें यूपी के अंदर, जब गृह मंत्री ने जिस तरीके से अपने वोट बनवाए थे, गठन बनवाया था और बीजेपी की सरकार बनाई थी, यही बात हमें बिहार में भी तकलीफ नहीं दे रही थी। लेकिन बंगाल के वक्त में जब कोरोना पीक पर हो रहा है, उस वक्त आप अपना वो का वही समीकरण बदलने का सिलसिला, समीकरण बनाने का सिलसिला करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ा तकलीफ दे है। और साथ साथ में निश्चित रूप से चुनाव आयोग जो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कहना चाहिए कि संस्था थी, उस संस्था को जिस तरीके से अभी जो किया गया है, वो तो सचमुच में जिसको तंज खा करके, और मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब ने जो कहा, ये कोई सहज बात नहीं है, ये बड़ी अपमानजनक बात है। मेरे ख्याल में पहली बार शायद ये स्थितियां बनी होंगी कि ये कहा जाए कि कमीशन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं, और हम रोक लगा सकते हैं,
मेरे ख्याल में आप लोग मुझसे काफी सीनियर हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, कहीं पे पेपर्स में भी नहीं सुना कि कभी ऐसे तल्ख और सख्त टिप्पणी की हो कि कभी अदालत ने कमीशन पे, क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट बॉडी है वो। बिल्कुल श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। यहाँ एक बात निकल के आती है कि 294 और 234, तमिलनाडु में 234, यहाँ 294, एक फेज में इलेक्शन कंप्लीट कर दिया गया वहां पे, और यहाँ 8 फेज। जी हाँ, तो ये एक स्थितियां कुछ हैं। हो सकता है कि बंगाल में जिस तरह की स्थितियां पहले से बनी आ रही थी, हिंसक घटनाएं हो रही थी, उसको मद्देनजर किया हो। वहाँ सारा चुनाव सीआरपीएफ की देखरेख में हुआ, जो सिक्योरिटी बैरियर्स हो चाहे जो भी कुछ किया गया होगा, लोकल पुलिस को सपोर्ट करने के लिए रखा, कितनी कंपनियां लगाई गई। यहाँ एक सवाल उठता था उसी वक्त से कि इतना लंबा सफर एक जगह कर रहे हो और बिल्कुल दूसरी जगह पे आप इतनी सीटें होने के बावजूद एक दिन में चुनाव करा रहे, जब वहां चुनाव हो सकते हैं संसाधनों से, तो यह भी कराया जा सकता था। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी अपना भविष्य तलाश रही थी बंगाल में, उस भविष्य को अंधकार में नहीं जाए बल्कि उजाला हो जाए वहां बीजेपी के लिए, इसलिए फेजेस में 8 फेजेस। और इसी दौरान देखिएगा हमारे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त भी हो गए। मतलब जब हमसे हुआ और उससे बाद लोकसभा चुनाव से अब बंगाल तक का चुनाव कराते कराते वो सेवानिवृत्त भी हो गए। अभी पता नहीं उनको क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जिस प्रकार से देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से आपके बात कही गई, इससे बात ज्यादा शर्मनाक बात चुनाव आयोग के लिए हो नहीं सकती है। उसके बाद पेटा चुनाव आयोग थोड़ा बहुत उन्होंने दिखावा किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की और जेपी नड्डा की चुनाव रैलियों में जो कुछ देखने को मिला, वो कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने एक चुनाव रैली में तो कह दिया कि मुझे आज देख करके मजा आ गया, इतनी भीड़ मैंने कभी देखी नहीं। अब चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, वहां चुनाव आयोग कुछ बोला ही नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होने को मिली, जो माटी मानस के साथ थे लोग, वो आज बीजेपी के लोग बीजेपी में आ गए। अब देखिए जो सारा चीज देखने को मिल रही थी, आप देखिएगा जितने कैलाश वर्गीय जी ने 2.5 साल में रह करके जो रणनीति तैयार की, उनके तो लोग खुद के लोग तो थे ही नहीं वहां पे। आप कितनी सी सीटें हैं, उन्होंने सारे के सारे उन्हीं लोगों को सब कुछ सौंप दिया कि आप तो हमारा नाम लेके जीतो, भाजपा का नाम से सरकार बननी चाहिए, चाहे भले कुछ भी हो। ममता बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ, अब देखिए रमजान में चुनाव हुआ है, 7वां और 8वां दौर जो हो रहा है वो रमजान में हुआ, वहां मतदान कम हुआ है। हिंदुवादी ताकतों ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, आप कितना क्या भविष्य, वो तो 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, सब सामने आएगा। विजय वर्गीय जी ने दावा कर दिया कि हम तो निष्पक्ष रूप से वहां जीत गए और चुनाव में आपके देखेगा कि हम सरकार बनाएंगे। अब वो वहां के लोगों ने किसको अपना अधिकार सौंपा, ये तो 2 मई को ताल ठोकने का एजेंडा राजनीतिक दलों का हो सकता है, लेकिन भविष्य पे जो पुख्ता तस्वीर आएगी सामने या जो ठप्पा लगता है रिजल्ट का, वो तो कमीशन के पास ही रहने देना चाहिए अभी तक तो, कि वो जो तय करेगा वही रिजल्ट पे यकीन करना चाहिए। मैं लौटूंगा श्याम जी, मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, एक तस्वीर और आ रही थी जो बड़ी चर्चाओं में रही, यहाँ पे कांग्रेस का जो एजेंडा है उसको लेकर के भी काफी लोगों ने लिखा भी। केरल में तो लेफ्ट के साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ रहे हैं, और बंगाल माफ करिएगा, बंगाल में तो लेफ्ट और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, और केरल में राहुल गांधी उनके खिलाफ भाषण दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की अभी जो स्थिति है वो उस तरह की नहीं है कि अभी पहले की, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जैसे हालात थे कि हाँ बिल्कुल कांग्रेस जहां इच्छा होगी वहीं से लड़ेगी, अपने एजेंडे पे लड़ेगी। अभी नहीं, अभी कांग्रेस की मजबूती के लिए मुझे लगता है कि दूसरे के एजेंडे जो हैं उनको भी इसमें थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए। यहाँ कंप्रोमाइज कर सकते थे या कुछ स्थितियां क्लियर करते, क्योंकि बोलने वाले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सबने तंज कसे और मौका दिया कांग्रेस ने। देखिए बंगाल में अगर देखें तो कांग्रेस की जो प्रेजेंस थी, अगर हमने खुद ने सबने नोट किया कि राहुल गांधी आई थिंक काफी लास्ट फेज में वहां पर कैंपेनिंग के लिए गए। उससे पहले तो कांग्रेस की प्रेजेंस उन्होंने अपनी नदारद ही रखी। अधीर रंजन चौधरी जो अधीर के अलावा सब कुछ है उनके पास में। और दूसरी चीज डेफिनेटली उनका फोकस केरल पे ज्यादा रहा, क्योंकि डेफिनेटली लेफ्ट है वहां पर, राहुल गांधी की वहां की अपनी सीट है, तो वहां पर उनका फोकस केरल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब ऑल ऑफ अ सडन बाद में वहां पर राहुल गांधी आए तो काफी तंज भी कसे गए। स्मृति ईरानी ने भी कहा कि सोए हुए राजकुमार, और जो भी जिस तरह से पॉलिटिक्स में जो चलता है,
लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस को भी अपनी रणनीति अब एकदम क्लियर करनी पड़ेगी। कौन उसके अलायंस है, किसके साथ उनको खड़ा होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस स्टेट में वो लेफ्ट के साथ है तो उस स्टेट में वो लेफ्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं, वो उनके कांग्रेस की ब्रांडिंग के लिए ही ये चीज काफी खतरनाक साबित हो सकती है। तो अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस खुद ही स्प्लिट दिख रही है, उनकी एक फोर साइडेड अप्रोच नहीं दिखी है कि ऑल ऑफ अ सडन आप पहले आप बोल रहे हो कि अभी बंगाल के लिए कुछ उनका फोकस क्लियर नहीं है, उसके बाद में राहुल गांधी वहां चले गए, बाद में उन्होंने अपनी रैलीज वहां पर कैंसिल कर दी, उसके बाद में केरल के उसमें उनका एक्टिव रोल था। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस का भी एक जो विजन है बहुत क्लियर नहीं दिखा इन पूरे इलेक्शंस में। तो आगे बाकी 2 मई को जो रिजल्ट आ रहा है वो और बाकी बता दिया जाएगा, उसमें जो क्लैरिटी है। जी, मैं लौटूंगा। यस गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, कांग्रेस का जो स्टैंड है, कांग्रेस के लगता है कि कांग्रेस की खुद की अपनी कोई रणनीति नहीं, आइडियोलॉजी की तो छोड़िए, अभी दुनिया में नहीं, देश में बची नहीं है किसी की भी आइडियोलॉजी, किसी की भी नहीं है, कोई ताल ठोके तो भी नहीं है। कांग्रेस थोड़ा फिर भी अभी अपने आप को बचा करके रखे हुए हैं, लेकिन किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं। लेकिन कांग्रेस को देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पे कितने आरोप लगते हों, राजनीति और इलेक्शन दोनों भी एक जंग की भूमिका में होते हैं, कोई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। उनका अपना एक एजेंडा है, मालूम है सबको कोई कि किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, क्या इनकी रणनीति होती है। कांग्रेस जैसे मजबूत दल को कहीं गच्चा नहीं खा रहा है कांग्रेस बहुत बुरी तरह से डिफीट खा रही है सब राज्यों में। कांग्रेस जो है अपनी पुडुचेरी गवर्नमेंट नहीं बचा पाई चुनाव से पहले, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। पुडुचेरी में उसका इतना अच्छा मतलब होल्ड रहा है। पुडुचेरी में उसके पास कितने सारे थे, सारे के सारे 15 थे, और अलायंस से गवर्नमेंट सब चली गई, 1-2 आदमियों के शिफ्ट होने से वहां नहीं बचा पाए। बंगाल में बिल्कुल शून्य पे है, तमिलनाडु में शून्य पे है, और इधर केरल में वो सिर्फ इसलिए है कि वो वहां पर एमपी है, और वो जैसा अर्चना जी ने कहा, तो इसलिए कांग्रेस नॉर्थ में तो 3 स्टेट बचाए हुए है, और उधर जो है जो सदर्न स्टेट्स हैं उसमें कांग्रेस ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट है। और जहाँ भले ही उसके प्रिंसिपल्स हो, सब कुछ हो, पर वहाँ लीडरशिप की अभी भी कमी है। कोई भी लीडर कांग्रेस का जब तक अध्यक्ष बढ़िया कोई नहीं आएगा, दावे के साथ नहीं आएगा, ताल ठोक करके नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस का सफाया होता चला जाएगा। मेरा तो ये मानना है। सिर्फ एक नाम की पार्टी रह गई है कि ये कांग्रेस है, और जो 3 राज्य बचे हैं उनमें ये कांग्रेस अपने आप को बचाए हुए है, और उस पर भी कोरोना ने इस तरह आक्रमण किया हुआ है नॉर्दर्न स्टेट्स पे कि अपने आप को बचाना मुश्किल है। तो इसलिए कांग्रेस का जो रोल है वो बहुत नेग्लिजिबल रहेगा। उसका इम्पैक्ट इलेक्शन में जब रिजल्ट आएंगे 2 मई को तो बहुत कम नजर आएगा। सिर्फ एक वो खाना पूर्ति वाले हैं ये लोग। जी, एक मैं ये और जानना चाहूंगा गोयल साहब आपसे कि शुभेंदु अधिकारी हो या फिर दूसरे इनके कदावर नेता जो टीएमसी के रहे हैं, उनके खिलाफ कई केसेस रहे, चाहे वो जिनको लेके अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की गई है उसी टाइप के केसेस रहे, लेकिन इलेक्शन के दरमियान रेड, ईडी, सारी जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, पब्लिक क्या समझ पाती है इन चीजों को कि हाँ पीछे एजेंडा क्या है? ये कहना कि पब्लिक इन चीजों को समझती है, वोट किस तरह से डलता है आपको मालूम है। वोट कौन डाल रहा है, किस तरह से डाल रहा है, कौन मेजोरिटी में कौन माइनॉरिटी में, ये सब वोटर का वोटिंग का पैटर्न और वोटर का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं। ये हथकंडे, ये जो रूलिंग सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो हर राज्य पे अपनाती आई है, सरकार बनाने के लिए भी, सरकार बिगाड़ने के लिए भी। तो इसका असर इतना नहीं पड़ने वाला वोटिंग पैटर्न पर। अगर 34 से बीजेपी बंगाल में पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं, तो बंगाल में अगर 34 से वो 150-160 तक आती है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। 7वां आश्चर्य क्या 8वां आश्चर्य होगा दुनिया में कि 34 से एमएलए ने किस तरह से मतलब समरसॉल्ट करते हुए सरकार बना ली। उसके क्या कारण रहे, जनता रही या कुछ और पैटर्न रहे या क्या हथकंडे रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सभी को इंतजार है कि कोरोना काल में हुए इस लंबे सफर का परिणाम क्या सामने आएगा, और उन 5 राज्यों की जो पब्लिक है उनका फैसला क्या रहता है, सभी को इंतजार है। और आपने जो कहा उसी तरह से कि बंगाल के में होगा क्या, ममता बनर्जी अपने अक्खड़ और अड़ियल पन्ने के लिए भी जानी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि वो सरल भी बहुत हैं। उन्होंने जिद की कि शुभेंदु का अगर चुनौती है तो उसे स्वीकार भी किया, रिजल्ट बेशक कुछ भी हो। सबने कहा कि दीदी भग रही है, दूसरी जगह से चुनाव लड़ेगी, लेकिन नहीं लड़ी वो। तो ये कई चीजें ऐसी हैं कि इलेक्शन के दरमियान देखने की होगी। और ये बात भी आप सही कह रहे हैं कि अगर 34 से
क्लियर मेजोरिटी पे अगर बीजेपी जाती है तो निश्चित रूप से ये भी देखना होगा कि बीजेपी ने जंप कितना भारी किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी वोट मिला है वहां से, कुछ एमएलए एमपी बने हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अच्छा, आप जो दीदी के बारे में कह रहे हैं ममता जी के लिए, ममता जी जो कांग्रेस छोड़ के, सोनिया को छोड़ करके बंगाल जिसने ऑक्युपाई कर लिया, जो थर्ड टर्म के लिए आ रही है, वो मामूली चीज नहीं है। इसमें वो कोई अपनी डाउट, पॉलिटिक्स पे कितनी मतलब अडामेंट है। अडामेंट से मतलब ये जिद्दी नहीं है, वो डेडिकेटेड है। तो उसका जीतना, एक जिद्दी का मतलब है कि अपने स्वभाव के प्रति एक पैशन भी कह सकता हूँ उसको, कि हाँ मुझे करना है तो करना ही है, मैं कह सकता हूँ ये। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम कोसों दूर बैठे हुए हैं, लेकिन जर्नलिस्ट है, उसकी कलम, उसका नजरिया, वो कहीं बेशक चुनाव हो, यूएस में भी इलेक्शन होता है, तो हमारे पैनलिस्ट बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। उसी क्रम में हमने आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश की आजादी के बाद के इतिहास में कोरोना ने सबसे बड़ी महामारी के रूप में दस्तक दी है। जनवरी 2020 में इस महामारी ने दुनिया के साथ भारत में भी प्रवेश किया। कोरोना की एंट्री के साथ राजनीति और सरकारें हिलती दिख रही है। देश पहली बार 68 दिन तक पूरी तरह बंद रहा, तो वहीं कई दिनों तक अनलॉक सिस्टम पर चला। लेकिन समय निकलने के साथ लोग लापरवाह हुए और राजनीति ने अपनी चाल को फिर से पहले की तरह गति दी। लेकिन किसको पता था कि ये चुनाव देश के लिए इतने गंभीर परिणाम देने वाले होंगे। संक्रमण के बीच बिहार में पहले विधानसभा चुनाव हुए। हालांकि तब संक्रमण शांत मुद्रा में था, तो साइड इफेक्ट इतना तत्काल नहीं हुआ। लेकिन 5 राज्यों के चुनावों के बीच कोरोना ने विकराल रूप धरा और अपना कोहराम बीच चुनाव में ही दिखा दिया। यही वजह रही है कि 5 चरण के चुनाव प्रचार के दौरान ही चुनाव आयोग ने रैलियों, रोड शो और भीड़ वाली जनसभा पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग को अदालत ने फटकार लगाई, लेकिन दूसरी तरफ जनता के बीच भी राजनीतिक दलों की जमकर किरकिरी हुई। पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण के चुनाव होने के साथ ही 5 राज्यों में चुनावी शोर थम जाएगा। लेकिन 2 मई के साथ होने वाली सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती कोरोना का बड़ा संकट होगा, जिससे सबसे पहले सरकारों को निपटना होगा। लेकिन जनता के बीच चर्चाओं का ये विषय जरूर है कि कोरोना महामारी में चुनाव करवाना जनता पर भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र का पर्व महामारी के बीच मनाया गया,
उसका एक पड़ाव खत्म हो गया है। दूसरा भी कह सकते हैं, एक नामांकन तक चलता है, टिकटों का बंटवारा चलता है, फिर होता है मतदान, वो लंबा पूरा हो गया है। और कोविड के दरमियान हुआ, जैसे कोविड लंबा एक सफर तय कर रहा है, वैसे हमारे मतदान का सफर भी बहुत लंबा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सफर के दरमियान बहुत सारी चीजें देश ने भी देखी, नेताओं के भी समझ में आई तो होगी, क्योंकि वो भी इंसान है, ये तो मैं सब फक्र के साथ कह ही सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संवेदनाएं जो थी वो क्षीण होती नजर आई। पूरे चुनाव के दरमियान हमें किसी भी तरफ से ये साहस करने की कोशिश नहीं की गई कि हम हालात से समझौता करें। यानी कि बेशक कोई पार्टी ये दावा करती हो कि हम सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पतासा बहुत मीठा है, ये उंगली से भी बाहर नहीं निकाल सकते, और वही सब कुछ दिखाई दिया। बेशक ये दम कोई भी भरता हो, लेकिन हालात एक जैसे ही है, अंतर बहुत कुछ नहीं है। चेहरे बदलते हैं, कुर्सियां भी शायद हो सकता है वर्षों से वही चली आ रही हूँ, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। तो चलिए, खैर हमारे विशेषज्ञ टीम हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। पूरे इलेक्शन को किस नजरिए से देखा इन्होंने, और मतदान का जो प्रतिशत रहा, जो चीजें रही, उसको किस तरह से देखा जाता है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई बंगाल पे, और बंगाल में भी नंदीग्राम पे। क्या होगा वहां? तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब, जो लगातार इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये पूरा एक इलेक्शन जो रहा, डर और भय के साए में, वो चाहे एक आपदा का हो या फिर जिस तरह का माहौल देखा गया आपस में, आज भी जब देख रहा था आखिरी चरण का जब मतदान हो रहा, तो 3 जगह बम फेंक दिए गए। ये लोकतंत्र का पर्व है कि ऐसे तो दीपावली पे पटाखे भी कोई सूतली बम भी पड़ोसी के नहीं फेंकता है, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र में जिनको कहा जाता है कि माननीय बनने जा रहे हैं, उनकी ये हरकतें होंगी। तो कैसे देखा जाएगा इसे? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो हम ये कहें कि 52 के से लेकर आज तक ये जो इलेक्शन हुआ है, ये अपने आप में बड़ा गौर करने का भी है। और इस इलेक्शन में लगभग उन सब चीज़ों को, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, शासन की जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र का ये इंस्टीट्यूशन जो हमारे चुनाव करवाता है, इसकी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर उन लोगों पे जिनका लंबा अनुभव है राजनीति में, जिनको राजनीति का अपने आप में गौरव समझा जाता है अपने अपने दलों में। उन 5 राज्यों की जो पब्लिक है, उनका फैसला क्या रहता है, सभी को इंतजार है। और आपने जो कहा उसी तरह से कि बंगाल के में होगा क्या, ममता बनर्जी अपने अक्खड़ और अड़ियल पन्ने के लिए भी जानी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि वो सरल भी बहुत हैं। उन्होंने भी जिद की कि सुमेंदु का अगर चुनौती है तो उसे स्वीकार भी किया, रिजल्ट बेशक कुछ भी हो। सबने कहा कि दीदी भग रही है, दूसरी जगह से चुनाव लड़ेगी, कि नहीं लड़ी वो। तो ये कई चीजें ऐसी हैं कि इलेक्शन के दरमियान देखने की होगी। और ये बात भी आप सही कह रहे हैं कि अगर 34 से क्लियर मेजोरिटी पे अगर बीजेपी जाती है, तो निश्चित रूप से ये भी देखना होगा कि बीजेपी ने जंप कितना भारी किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी वोट मिला है, वहां से कुछ एमएलए एमपी बने हैं वहाँ। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अच्छा, आप जो दीदी के बारे में कह रहे हैं, ममता जी के लिए, ममता जी जो कांग्रेस छोड़ के, सोनिया को छोड़ करके बंगाल जिसने ऑक्युपाई कर लिया, जो 3rd टर्म के लिए आ रही है, वो मामूली चीज नहीं है। इसमें वो कोई अपनी डाउट पॉलिटिक्स पे कितनी मतलब अडामेंट है। अडामेंट से मतलब ये जिद्दी नहीं है, वो डेडिकेटेड है। तो उसका जीतना, एक जिद्दी का मतलब है कि अपने स्वभाव के प्रति एक पैशन भी कह सकता हूँ उसको, कि हाँ मुझे करना है तो करना ही है, मैं कह सकता हूँ ये। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम कोसों दूर बैठे हुए हैं, लेकिन जर्नलिस्ट है, उसकी कलम, उसका नजरिया, वो कहीं बेशक चुनाव हो, यूएस में भी इलेक्शन होता है, तो हमारे पैनलिस्ट बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। उसी क्रम में हमने आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।